हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपसे वादा किया था कि 1 तारीख से हमारा जीएसपीवाईक्यू महासीरीज स्टार्ट हो जाएगा, तो आज वो दिन आ चुका है स्टार्ट कर, जिसमें आज पहली क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा बच्चों, सीधा सा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन हमारा पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी के लोगों को सभ्यता को नहीं पता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा पहला है कि इसमें बैल, हाथी, घोड़ा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा कि बैल के बारे में भी लोग जानते थे, हाथी के बारे में भी जानते थे और घोड़े के बारे में भी जानते थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखोगे तो क्वेश्चंस में आंसर हमको इसमें क्या मिल रहा था, घोड़ा देखने को मिल रहा था। कहीं कहीं पे आंसर इसका घोड़ा भी देखने को बात कहा गया, लेकिन ये एक्चुअल में पहले घोड़े की बात इसका आंसर सही था, लेकिन कंडीशन की बाद में सिद्ध हो गया था, ये बात के लिए हो गया था कि अगर हम बात करेंगे, एक प्लेस का नाम है लोथल और दूसरा है सुरकोटड़ा, और तीसरी जगह का नाम है कालीबंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे कि सुरकोटड़ा की अगर हम बात करें, सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात के पास एक प्लेस, गुजरात के पास प्रेजेंट है, गुजरात में प्रेजेंट है सुरकोटड़ा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के सबसे पहले अवशेष कहां मिले थे, क्या क्वेश्चन बनता है कि घोड़े के सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अवशेष कहां मिले थे, तब आंसर हम इसका क्या देते हैं, सुरकोटड़ा देते हैं, सुरकोटड़ा के नाम से देते हैं। लेकिन हमें अवशेष इसके लोथल में भी मिले थे, कालीबंगा में भी मिले थे, जहां पर हमें घोड़े के जबड़े की हड्डियां मिली थी, घोड़े की हड्डियां मिली थी। तो इस तरीके से हमको क्या हुए थे, इसके अवशेष मिले थे यहाँ पर। तो जब अवशेष जाहिर सी बात है कि मिले, अवेलेबल चीज थी वहां पर, तो इसका मतलब क्या था कि मगध जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से भी परिचित थे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या बेटा आएगा, यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। क्या क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमसे ये बोला गया कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो देखो एक बात को ध्यान दो बच्चे, आंसर हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसमें राजगृह है, वैशाली है, चंपा है और पाटलिपुत्र है। अगर आप ऑप्शंस को देख रहे होगे तो राजगृह भी इसकी राजधानी रह चुका है, वैशाली भी राजधानी रह चुका है और पाटलिपुत्र भी इसका आंसर राजधानी रह चुका है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, प्रारंभिक वैदिक काल। तो बेटा प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर की जब बात करेगा तब आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, इसका राजगृह निकल के आएगा आंसर। तो देखिएगा यहां पर चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं यहां पर अज्ञात शत्रु और बिंबिसार, अज्ञात शत्रु और बिंबिसार ने क्या किया था, इसका राजगृह को, ये राजगृह भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, या राजगीर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या किया था, इन्होंने राजधानी अपना बनाया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसमें कंडीशन के बाद क्या हुआ था कि यहां पर इसको कुछ टाइम के बाद, यानी जो हम बात करें टाइम के बाद क्या हुआ था, पाटलिपुत्र इसको शिफ्ट कर दिया गया था, जिसको हम क्या नाम से भी जानते हैं, सोमपुर के, कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं इसको, कुसुमपुर पाटली के में भी शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ था कि यहां पर अगर हम बात करेंगे कि कालांतर के कालाशेख के, कालांतर जब वंश आया था तो उसमें कालाशेख थे, तो उन्होंने उसको चीज को चेंज करके फिर उसके बाद उसको राजगृह में कन्वर्ट कर दिया था और मगध साम्राज्य फिर पाटलिपुत्र में किया गया। तो फिर वहां पे क्या हुआ कि आपका ये मगध साम्राज्य तक पूरा आपका जो था वो पाटलिपुत्र का था। लेकिन आंसर इसका यहाँ पर बेटा क्या निकल के आएगा, राजगृह आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। दूसरा था, हुएन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। आपको इस क्वेश्चन के अंदर यह देखना है कि जो कथन दे रखा है वो कथन हमको बिल्कुल सही बताया रखा है या गलत बता रखा है। तो इस चीज को ध्यान दो बच्चे। देखिए,
फाहियान एक चीनी यात्री था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बोल रहा है कि जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं आया था। जो फाहियान था, अगर हम बात करेंगे तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के टाइम आया था। किस टाइम आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के टाइम में आया था यहां पर, ठीक है। तो यानी पहला वाला ऑप्शन तो हमारा, इससे पहला वाले तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ध्यान दीजिएगा, हुएनसांग जो थे वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु तो थे, परंतु जब वो आए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर, तब उस टाइम पे हर्ष का शासनकाल चल रहा था। किसका चल रहा था? हर्ष का शासनकाल चल रहा था। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें से हमारा कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें से आपका तो ध्यान देना, फाहियान पूछा जा सकता है। तो फाहियान जो आए थे वो चीनी तीर्थ यात्री तो थे, बट वो किस में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। हुएनसांग जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे, लेकिन वो किस में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बौद्धिस्व पदमपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बौद्धिस्व पदमपाड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदमपाड़ी का मीन्स क्या होता है। पदमपाड़ी का मीन्स बेटा जो होता है वो क्या होता है? कमल को धारण करने वाला। क्या होता है? कमल को धारण करने वाला, ठीक है। तो पदमपाड़ी की पेंटिंग कहां स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हमारा है वो क्या है? अनंता में। अनंता नहीं, यहां पर बेटा अजंता होगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई नहीं। तो इसमें यहां पर ये चीज, इसका आंसर क्या होगा? अजंता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर अजंता होगा बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है? आपका ऑप्शन एक अजंता, फिर दूसरा है एलोरा और तीसरा है बादामी की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज को नोटिस कर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं, ये बादामी की बात करते हैं। क्या है? बादामी जो है वो एक तरीके का सीधा सा गुफाएं है। क्या है? बादामी एक गुफाएं है। अगर हम बात करें, बादामी जो एक गुफाएं हैं वो कर्नाटक के उत्तरी भाग में, कहां पर? कर्नाटक के उत्तरी भाग में एक बादामपुर जगह के नाम से जिला एक है, वहां पर ये गुफाएं प्रेजेंट है बादामी के नाम। और ये किसके लिए है प्रसिद्ध? तो यहां ध्यान रखिएगा, ये हिंदू और जैन धर्म के मंदिर का परिसर एक है। बादामी गुफाएं जो किस चीज की है, वो कैसी है? हिंदू और जैन धर्म का एक परिसर है बादामी गुफाओं में, ठीक। दूसरी बात करते हैं कि एलोरा की गुफाएं तो बहुत फेमस है, आपको मालूम ही होगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो वहां पर क्या है? हिंदू धर्म के वहां पे एक ये भी एक परिसर है, और जिसमें क्या मिलता है हमको? सीधा सा पर्वत के से कटी हुई आकृतियां वहां पर हमको मिलती। कम से कम बताया जाता है कि अप्रॉक्स 1000 के करीब आकृतियां वहां पर हैं जो एलोरा गुफाओं में हमारे, ठीक है। तो आंसर इसका बेटा हम क्या लगाएंगे? बौद्धिस्व पद्मपाड़ी की पेंटिंग कहां पर स्थित है? अजंता में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, आंसर ऑप्शन हमारे पास है, आजीविक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो आंसर देने से पहले सबसे पहले हम ये चीज को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्तूप का मीन्स क्या होता है, चैत्य का मीन्स क्या होता है, इन विहार का मीन्स क्या होता है, और दूसरा एक वर्ड इसमें और भी आता है मठ विहार, वो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इन चार के बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, स्तूप्स की अगर हम बात करते हैं तो स्तूप्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें ध्यान रखिएगा कि स्तूप्स के अंदर गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी अवशेष थे, गौतम बुद्ध के अवशेष जो थे वो यहां पर रखे जाते थे। यानी बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध के अवशेषों के रखने का जो स्थान था, अवशेषों के रखने का स्थान हमारा क्या कहलाता था? स्तूप कहलाता था, ठीक। अब चैत्य का क्या था? चैत्य का कॉन्सेप्ट सीधा सा यहां पर था, जहां पर क्या होता था कि मंदिर था जहां पर गौतम बुद्ध से क्या प्रार्थना की जाती थी। क्या की जाती थी? प्रार्थना। यानी प्रार्थना करने का स्थान जो था वो हमारा क्या कहलाता था? चैत्य कहलाता था।
विहार की बात करते हैं। विहार का मतलब ये था कि जहां पर क्या करते थे कि जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लोग थे और जो निवास करते थे, यानी उनके रहने का स्थान जो था वो क्या कहलाता था, निवास करना। ठीक है, निवास करना यानी रहने का जो स्थान था वो क्या था, उनका विहार था। अब आता है बेटा मठ विहार। तो मठ विहार में क्या होता था कि ऐसा होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां पर गौतम बुद्ध से धर्म से रिलेटेड जो गुरु थे और जो गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे या कोई भी जानकारी देते थे, तो वो उपदेश और जानकारी एक प्लेस पर दी जाती थी, कोई ना कोई एक जगह थी। उस जगह को सीधा सा नाम क्या दिया जाता था, नाम क्या दिया था, मठ विहार नाम दिया गया था। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड उपदेश देने का एक स्थान जहां पर गुरु लोग अपने शिष्यों को उपदेश देते थे वो क्या कहलाता है, मठ विहार कहलाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये चारों चीजें हम लोगों ने पढ़ी और इन चारों चीजों में ऑप्शन में हमको देखने को मिला सारी की सारी किससे रिलेटेड है, बौद्ध से रिलेटेड है। तो हमारा सिंपल वे में आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। यानी स्तूप, चैत्य, विहार, अगर आपसे मठ विहार भी इसमें ऐड कर दिया जाता है तो आंसर हम किस पे लगाएंगे, बौद्ध धर्म पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मगध एवं अंगद के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, मगध एवं अंग मैदान निम्नलिखित में किसके हिस्से में, तो आंसर इसका हमारा क्या है, मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि मगध एवं अंगद के मैदान ना देके ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर तब भी कौन सा आ जाएगा, आपका मध्य गंगा का मैदान आएगा। ये कृषि के लिए सबसे ज्यादा फेमस है आपके लिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इससे बनते, कुछ खास और इसमें नहीं बनता, तो इसके बारे में बाकी फिर जब ज्योग्राफी से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग पीवाईक्यू तब उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। यानी कौटिल्य जो थे, कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, चाणक्य जी भी हम इनको बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चे, चाणक्य भी बोलते थे। तो चाहे आपसे वो कौटिल्य के बारे में बात कर ले या वो आपसे चाणक्य के बारे में बात कर ले, और सीधा सा अगर बात करें कि चाणक्य और कौटिल्य किस राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो इसका आंसर सीधा सा हमारा क्या है बेटा, तक्षशिला में थे। ठीक है, तो आंसर इसका हम क्या करेंगे, तक्षशिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेदवर्मन ने गया में, गया बेटा जो है एक जगह का नाम है जो बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। मिशनरी का मतलब होता है कि एक संदेश जो भेजा था, संदेश ले जाने वाला मिशनरी भेजा था। तो इसका आंसर जो है बेटा वो क्या है, समुद्रगुप्त के टाइम पे। उस टाइम पे क्या था, समुद्रगुप्त राजा थे, जब श्रीलंका के शासक मेदवर्मन थे तो उन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किससे भेजा था, परमिशन लेने के लिए भेजा था। तो उस टाइम पे शासक कौन थे, समुद्रगुप्त थे, और वहां पे उनको परमिशन मिल भी गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान देना बेटा, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, पुस्तक का नेम ध्यान देना, नीतिसार। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन हमारे पास है कौटिल्य, चरक, कामंधक, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति के लिए अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन था कि राजनीति और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते पढ़ाने तो उसमें कौटिल्य का नाम, लेकिन यह बुक के नाम पे ध्यान दो कि नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। अब नीतिसार जो बुक लिखी गई थी वो कामंधक के द्वारा लिखी गई थी, और कामंधक ने जितनी भी ये सारी चीजें बुक्स के अंदर बताई हैं वो सारी की सारी चाणक्य, कौटिल्य से इंस्पायर होकर उन्हीं से रिलेटेड चीजों को देखकर ही इस बुक्स के अंदर उन्होंने मेंशन किया था राजनीति में। आपसे क्वेश्चन इसमें यहां पे अगर एग्जामिनर टफ करेगा तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हो सके ये क्वेश्चन आपसे ना दे और सीधा सा ये पूछ ले कि कामंधक द्वारा नीतिसार जो बुक लिखी गई है वो किस शासन काल में या किस काल में लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा हूं कि कामंधक द्वारा जो नीतिसार बुक लिखी गई है वो किस शासन में यानी किस काल में लिखी गई है। तो बेटा ध्यान रखना, ये आपकी गुप्त काल में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, गुप्त काल के द्वारा।
तो एक क्वेश्चन हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है बेटा कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हो सकता है कि बुक कामंदक जो द्वारा बुक लिखी गई कौन सी नीति साल लिखी गई है, वो किस काल में लिखी गई, गुप्त काल में। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो आंसर इसका बेटा क्या है, कामंदक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार, यानी ऐतिहासिक जो दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का मतलब है साउथ वाला एरिया हमारा रहेगा, साउथ वाला एरिया जो है उस क्षेत्र का विस्तार, यानी वो क्षेत्र कहां कहां फैला हुआ है उसके बारे में बात करते। तो देखो ध्यान देना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। अब हम देखो बात करें, जो हमारा ऐतिहासिक दक्षिणापात वाला पार्ट है वो आपका सीधा सा अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी, ठीक है, कहां, कृष्णा नदी के मध्य तक भी फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो कावेरी नदी है उसके मध्य तक भी फैला हुआ है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य भी फैला हुआ है। तो यानी इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखना कि दक्षिणापथ जो हमारा है वो विंध्याचल पर्वत से कृष्णा, विंध्याचल पर्वत से कावेरी, सतपुड़ा से नीलगिरी तक का। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। देखिए फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि बलबन जो था वो फारसी रीति रिवाज को बहुत मानता था, फारसी रीति रिवाज को बहुत ज्यादा मानता था, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि यहां पर नौरोज नामक एक त्योहार फारस में मनाया जाता था, उस त्योहार की यहां पर उसने शुरुआत की थी। बलबन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आया, वो भी पूछा जाता है कि इससे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि सजदा प्रथा और पायबोस प्रथा किसने शुरुआत की थी। तो बलबन ने दो चीजें और प्रथा अगर हम बात करें तो जो बलबन ने किया था ये गैर इस्लामी प्रथा थी, कि इस्लाम के अंदर ये प्रथा नहीं है, गैर इस्लामी प्रथा उसने दो स्टार्ट की थी, एक था सजदा प्रथा और एक थी पायबोस, क्या था, पायबोस प्रथा। तो ये दोनों भी इसने बलबन ने स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन अगर हमारा बन सकता है कि अगर नौरोज त्योहार फारसी का बात करें तो भी बलबन ने स्टार्ट किया था, सजदा एंड पायबोस की बात करें तब भी किसने किया था, बलबन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा हमारे पास, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश के हैं, किस देश के थे। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश के थे। बताइए फटाफट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। आज ही बताया फटाफट। देखिए चलिए ऑप्शंस हमारे पास है अफगानिस्तान, इराक, मोरक्को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो इब्ने बतूता थे वो कहां से रिलेटेड थे, मोरक्को से रिलेटेड थे। इब्ने बतूता मोरक्को से रिलेटेड थे। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये हमारे जो थे 1333 ईस्वी में भारत में ये यहाँ पर आए थे, और उस टाइम पे जो शासक था वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी भी नियुक्त किया था, काजी का मतलब होता है जज भी नियुक्त किया था यहां पर। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि इब्ने बतूता किस शासक के द्वारा काजी नियुक्त किए गए थे। तो आंसर उसका क्या निकल के आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। अब देखो बेटा ध्यान दो, मैथिली भाषा का विकास किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ था। तो ध्यान देना इस चीज पे कि मैथिली काल जो था किसके टाइम पे वहां पे चला। तो अगर हमें क्वेश्चंस में पता चल जाए कि मैथिली काल का हमारा कार्यकाल क्या था तो उस टाइम पे हम इजीली वे में आंसर इसके बारे में दे सकते। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो रामवीर प्रसाद जी ने बताया था कि जो मैथिली काल का सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था वो किसमें था, कर्नाट राजवंश के टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ था वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो सिंपल सा इसका आंसर है, किसमें बनाया था? उत्तरी भारत में बनाया था। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में इसमें क्या किया था? इन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुहात आलमगीर क्या है? फुतुहात आलमगीर। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये एक पुस्तक का नाम है, फुतुहात आलमगीरी पुस्तक की बात है। तो फुतुहात आलमगीरी जो है वो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। और इस बुक के अंदर अगर हम बात करें 1698 तक औरंगजेब के जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इसमें जिक्र किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुतुहात आलमगीर किस शासक से रिलेटेड थी, किस शासक पे पुस्तक लिखी गई थी, तो उसका आंसर भी सीधा सा क्या निकल के आएगा? औरंगजेब निकल के आएगा। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता कि फुतुहात आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर था ईश्वर दास नागर। एंड किस शासक पे लिखी गई, किसमें पुस्तक के अंदर क्या जिक्र किया गया? तो औरंगजेब की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन हमारा जो आपके जो 15 से 16 पीवाईक्यू लेके आए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और इससे कल आपका एक क्लासेस और लेके आएंगे जिसमें हमारा क्या होगा? सेट 2, और जिसमें क्वेश्चंस हमारे और ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट आएंगे। इनको आप देखिएगा, पढ़िएगा। कुछ समझ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है, इनसे रिलेटेड कोई चीज आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आपका सॉल्यूशन आपको उसको दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह।